तो राम राम जी। मैं आपका अपना भाई भारत शर्मा। तो भाई ये जो है वीडियो ये आपके चैप्टर नंबर 13 पदार्थ विज्ञान अनुमान प्रमाण की है। ठीक है। और अनुमान प्रमाण का पार्ट 1 जो है आ चुका है। और जो है उसमें मैंने सिर्फ अनुमान की बात की है। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें जो है मैं हेतु की बात करूंगा। बड़ा चैप्टर है, इसके 3 पार्ट बनेंगे। आज जो है सेकंड पार्ट है, कल जो है फाइनल पार्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। तो हेतु की बात करूंगा भाई। और थोड़ा सा वीडियो भी ज़्यादा लंबी बनने लगी है तो यार मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम एग्जाम्पल में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। तो उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है, साथ में मेरे। बाकी तुम्हें समझ में आ जाएगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ, इतना तो समझा दूंगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। हेतु के लक्षण। सबसे पहले हेतु तो हम जानते हैं। हेतु क्या है? जो साध्य को सिद्ध करने का साधन है उसे हेतु कहा गया है। ठीक है। जिससे हम साध्य को सिद्ध करते हैं उसे हेतु कहते हैं। ठीक है। अब हेतु के लक्षण और भेद की इसमें जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम लक्षणों की बात करें तो हेतु के लक्षण क्या क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि हेतु जो है अनुमान को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण अंग है। हम हेतु की सहायता से ही तो अनुमान को जो है लगाते हैं। ठीक है। हेतु की सहायता से हम साध्य को सिद्ध करते हैं, साध्य को सिद्ध करते हैं। ठीक है। हेतु की सहायता से हम साध्य को सिद्ध करते हैं। तो जो अनुमान है वो हेतु के आधार पे ही तो लगा। जो अनुमान है अग्नि का वो धुएं के आधार पे ही तो लगा। जो अनुमान है आम बात का वो पीड़ा के आधार पे ही तो लगा। ठीक है। यानी कि हेतु के आधार पर हम अनुमान लगा पाते हैं। ठीक है। इसके बिना हम साध्य को सिद्ध नहीं कर सकते। यदि हेतु ना हो, यदि कहीं पे धुआं ना हो रहा हो तो तुम्हें सपना आएगा कि वहां आग जली थी या चंद्रमुखी हो तुम? नहीं आएगा ना सपना। मतलब कि बिना हेतु के हम साध्य को सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है। यदि हेतु सही ना हो, यदि हेतु सही ना हो तो जो है साध्य सिद्ध नहीं हो पाता। ठीक है। और जो अनुमान है वो भी जो है कभी कभी गलत लगता है। ठीक है। हेतु का सही अनुमान लगाने के लिए सही होना जरूरी है। अगर तुम सही अनुमान लगाना चाहते हो तो तुम्हारा जो हेतु है वो सही होना चाहिए। ठीक है। समझ में आ जाएगा, आगे बात करते हैं। ठीक है। हेतु जो है 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। पहला होता है सद हेतु, दूसरा होता है असद हेतु। पहला होता है सद हेतु, दूसरा होता है असद हेतु। सद हेतु क्या है? सद हेतु यह हेतु जो है निर्दोष होता है, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता। सद हेतु जो है यह ऐसा हेतु होता है जो कि निर्दोष होता है, इसमें किसी भी प्रकार के दोष की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है। और इससे जो है सही अनुमान लगता है। ऐसा हेतु जिससे सही अनुमान लग सके, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष ना हो, ठीक है, उसे हम सद हेतु कहते हैं। दूसरा था असद हेतु। असद हेतु क्या है? यह दोष युक्त होता है, इससे गलत अनुमान लगता है, इससे संशय की उत्पत्ति भी हो सकती है और हो सकता है कि अनुमान भी गलत लगे। ठीक है। तो ऐसा हेतु जो कि दोष युक्त है, जो कि दोष युक्त है, इससे सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता और यह संशय को उत्पन्न करता है। कभी कभी यह मात्र आभास करवाता है, इसीलिए ऐसे हेतु को जो मात्र कभी कभी आभास की उत्पत्ति करता हो हेत्वाभास भी कहा जाता है। और हेत्वाभास इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सीधा 10 नंबर में पूछा जाता है और ऐसी की तैसी हो जाती है अच्छे अच्छे की। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, आगे बात को लेके चलते हैं। सदहेतु के 5 गुणों की बात करता हूं। सदहेतु में जो है 5 गुण पाए जाते हैं। पहला है पक्षे सत्वम, मतलब कि ये जो है पक्ष पर पाया जाता है, पक्ष पर इसकी सत्ता होगी। यानी कि जहां आग जल रही होगी वहां पे धुआं होगा, जहां पे आग जल रही होगी वहां पे धुआं होगा। ठीक है। दूसरा है सपक्षे सत्वम। ठीक है। यानी कि जो इसके लिए सपक्ष है, सपक्ष मतलब हो गया मोस्ट फेवरेबल जगह। ठीक है। लाइक रसोई घर, रसोई घर में तो भाई बिना आग के तुम जो है खाना नहीं बना पाओगे ना। यानी कि वो तो रसोई घर तो ऐसी जगह है जहां आग होगी ही होगी। ठीक है। पक्षे सत्वम मतलब कि जहां आग होगी वहां धुआं होगा। सपक्षे सत्वम मतलब कि रसोई घर में क्योंकि आग तो होगी ही होगी तो मतलब धुआं भी होगा। ठीक है। मतलब कि सपक्ष पे यह जो है पाया ही जाएगा, सपक्ष पे इसकी सत्ता होगी। ठीक है। जैसे कि रसोई घर में धुआं। इसके बाद आ गया विपक्षे असत्वम। ठीक है। यानी कि जो है विपक्ष पर, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर यह ना हो, जहां पर बिल्कुल भी ये ना पाया जाए, जहां पे इसका ना तो साध्य मिले ना ये खुद मिले। ठीक है। ऐसी जगह जैसे कि मैं कहूं कि भैया रेगिस्तान में कमल, तो पहली बात तो रेगिस्तान में जो है कीचड़ ही नहीं होती, रेगिस्तान में जो है कीचड़ नहीं होती।
तो कमल कैसे हो जाएगा भैया, ठीक है, बिना पानी के। आकाश में कमल, ठीक है भाई, आकाश में कैसे कमल उग जाएगा, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। आकाश जो है विपक्ष है कमल के लिए, कमल के लिए सपक्ष क्या है, सपक्ष है उसके लिए कीचड़, पानी, तालाब, ठीक है। जब ये नहीं होगा तो भाई एरी गैरी जो जगह हैं जहां पे कोई चीज उगी नहीं सकती, वो तो उसके लिए विपक्ष हो गया ना, जहां पे असंभव है उसकी उत्पत्ति का होना, ठीक है। उसके बाद चौथा बात करते हैं हम अबाधित विषयत्वम। अबाधित विषयत्वम मतलब कि हेतु को देखने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, सामने किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हम हेतु को देखने में असक्षम हो जाएं, ठीक है, या जो है हम समर्थ ना हो पाए हेतु को देखने में, ठीक है। तो इसे कहते हैं अबाधित विषत्वम। इसका आखिरी गुण है असत प्रतिपक्षत्वम, मतलब कि भैया असत प्रतिपक्षत्वम, असत प्रतिपक्षत्वम, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, जो साध्य है, साध्य से विपरीत हेतु, साध्य से विपरीत हेतु, साध्य से विपरीत हेतु जो साध्य को सिद्ध ना होने दे, ऐसा हेतु जो है पक्ष पर नहीं पाया जाता। इसकी ये विशेषता है, ये जो है अकेला होता है, ये जो है ऐसा हेतु होता है जो साध्य को सिद्ध ही करेगा, ये ऐसा हेतु है ही नहीं जो साध्य को असिद्ध कर दे, जो साध्य को सिद्ध होने में किसी प्रकार की संशय उत्पन्न करे, संशय उत्पन्न करे, ठीक है। तो ये जो है साध्य से विपरीत हेतु जो साध्य को सिद्ध ना होने दे, जो है ऐसा हेतु पक्ष पर नहीं पाया जाता। इसकी ये विशेषता है सद हेतु की, ठीक है, नहीं पाया जाता, सही हेतु पाया जाता है, किसी भी प्रकार का उसमें दोष नहीं होता, सही अनुमान लगाने में जो है आसानी होती है, तभी तो उसे सद हेतु कहते हैं। तो ये 5 गुण किसके हो गए, सद हेतु के, ठीक है। तो बात करते हैं असद हेतु। असद हेतु को क्या हम कहते हैं भाई, असद हेतु से गलत अनुमान लगता है ना, कभी कभी सिर्फ आभास होता है कि हाँ शायद वहां आ गए, शायद वहां आ गए, संशय हुआ ना, आभास हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसे हम हेत्वाभास भी कहते हैं, ऐसा हेतु जो आभास करवाता है कभी कभी, ठीक है। तो हेत्वाभास, हेत्वाभास जो है ये 5 प्रकार के हैं। हेत्वाभास कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। अब बताता हूं कौन कौन से। सबसे पहला आता है सव्यभिचार। सव्यभिचार मतलब कि भाई ये एक ऐसा हेतु है जो कभी कभी साध्य के साथ होता है और कभी कभी साध्य के साथ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा हेतु जो कभी कभी साध्य के साथ होगा और कभी कभी साध्य के साथ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल दे देता हूं जिससे तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। भाई गाय होती है, गाय दूध देती है ना, गाय दूध देती है, ठीक है, गाय दूध देती है, ठीक है, समझ गए। अब गाय दूध तो देती है, पर क्या पूरे साल दूध देती है? भाई गाय दूध देती है, जो गाय पालते हैं वे जानते होंगे कि गाय जो है एक लिमिटेड टाइम तक दूध देती है, लगभग 8 महीने दे देगी, 9 महीने दे देगी, 10 महीने दे देगी, फिर आगे की हो जाती है, आगे की हो जाती है मतलब कि भाई आगे की हो जाती है मतलब कि भैया उसको फिर से जो है फिर अगला बच्चा करवाने के लिए जो है अगली प्रोसेस की जाती है, ठीक है। तो जो है इसमें सव्यभिचार में कि भैया ऐसा हेतु जो कभी कभी साध्य के साथ है और कभी कभी साध्य के साथ नहीं है। गाय क्या है, साध्य है, दूध क्या है, हेतु है, ठीक है। अब भाई हेतु दूध जो है साध्य के साथ है, ठीक है भाई, गाय के साथ ही होता है दूध, गाय दूध देती है, ठीक है, सही बात है, ठीक है। हमेशा थोड़ी दूध देती है, कभी कभी गाय दूध नहीं भी तो देती, तो जिस समय नहीं देती मतलब कि उस समय हेतु नहीं है ना साध्य के साथ, तो कभी कभी साध्य के साथ है, कभी कभी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जो आपका सव्यभिचार है। सव्यभिचार मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण। साधारण में क्या होता है कि यह जो है ऐसा हेतु होता है जो कभी कभी साध्य के साथ होता है, कभी कभी नहीं होता है साध्य के साथ, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल तो दूध वाला आ ही जाएगा क्योंकि सेम डेफिनेशन है भाई, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो कि भाई गाय के सींग होते हैं, हाँ भाई गाय के सींग होते हैं, ठीक बात है, पर हमेशा थोड़ी गाय के सींग होते हैं। कुछ गाय ऐसी होती है जिनके सींग नहीं होते, कुछ गाय ऐसी होती है जिनका एक्सीडेंट हो जाए या दुर्घटनावश जो है सींग टूट जाए। अगर किसी की गाय के सींग नहीं है तो क्या उसको गाय नहीं मानोगे आप? तब भी वो गाय तो है, अगर सींग उसके नहीं है तो भी, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा हेतु जो कभी कभी गाय के साथ है और कभी कभी नहीं भी होता, ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। दूसरा हो गया असाधारण। असाधारण में क्या है, ये ऐसा हेतु होता है जो अपने साध्य के साथ पक्ष पर पाया जाता है। ये ऐसा हेतु है जो अपने साध्य के साथ पक्ष पर पाया जाता है। जैसे कि शब्द नित्य है, शब्द नित्य है, ठीक है। अब भाई जो इसमें नित्य हो गया, नित्य क्या है, नित्य हो गया आपका साध्य, नित्य हो गया साध्य। शब्द क्या है, ये पक्ष है, शब्द क्या है, पक्ष, ठीक है। और शब्द के अंदर क्या होता है, शब्दत्व, वो है हेतु। तो हेतु जो है अपने साध्य के साथ, शब्द नित्य है यानी कि शब्द नित्य एक साथ आ गए ना, मतलब कि शब्द नित्य है, हेतु अपने साध्य के साथ पक्ष पर है,
यहां पर पक्ष पर पाया जा रहा है ना, शब्द में पाया जा रहा है शब्दत्व, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ गया अनुपसंहारी। अनुपसंहारी में क्या होता है भाई, अनुपसंहारी सव्यभिचार हेतु कह लो, ठीक है, या अनुपसंहारी। अनुपसंहारी में क्या होता है भाई, हेतु साध्य के साथ मात्र एक पक्ष पर ही मिलता है, अन्य कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु, कोई भी जगह उसके लिए पक्ष नहीं बन पाती उसके बाद। यानी कि हेतु अपने साध्य के साथ मात्र एक पक्ष पर मिलता है, अन्य कोई भी पदार्थ हेतु के लिए पक्ष नहीं बन पाता उसके बाद, ठीक है। जैसे कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है क्योंकि ये ईश्वर की रचना है। सब कुछ अच्छा है क्योंकि ये ईश्वर की रचना है। सब कुछ अच्छा है क्योंकि ये ईश्वर की रचना है। अब यहां पे साध्य क्या है, साध्य है अच्छा। अच्छा क्या है, साध्य, ठीक है। सब कुछ क्या है, पक्ष। भाई सब कुछ के अंदर अच्छा आ गया ना, सब कुछ है वो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ मतलब कि स्थान, एक तरह से समझने की कोशिश करो। सब कुछ पक्ष हो गया, अच्छा है साध्य हो गया। क्यों अच्छा है, आग क्यों लगी है, क्योंकि धुआं है। क्यों अच्छा है, क्योंकि ईश्वर की रचना है। ईश्वर की रचना क्या हो गया, हेतु, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यार समझ गए होगे। दूसरा होता है विरुद्ध, विरुद्ध असद हेतु, ठीक है। अब विरुद्ध में क्या होता है भाई, ऐसा हेतु जो साध्य को सिद्ध ही ना करे बल्कि उसके अभाव को ही सिद्ध कर दे। ऐसा हेतु जो साध्य को सिद्ध ही ना करे बल्कि उसके अभाव को ही सिद्ध कर दे। अब इसमें एग्जांपल आ जाएगा भाई, थोड़ा सा सामाजिक एग्जांपल दे देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मान लो भाई तुम हो, तुम्हारी लड़ाई हो गई, कोई लड़का है जिस पर तुम्हें भरोसा कि भाई वो आएगा वो पीट देगा, वो आएगा वो पीट देगा, वो अकेला संभाल लेगा लड़ाई को। तुमने उसे फोन कर दिया, भाई आजा। वो आ गया, उसने आके जो है लड़ाई तो बहुत बढ़ाई, लड़ाई बढ़ा दी और उसके बाद टाइम टेक लिया, भाई कल मिलेंगे 5 बजे वहां पे, ठीक है भाई। अब तुम पहुंच गए वहां पे टाइम पे, तुम्हें तो ये उम्मीद है कि भाई उसने इतनी लड़ाई करी, बहस करी, तू मैं करी, ठीक है, और उस बंदे ने ये भी कह दी कि हाँ ठीक है कल मिल लेंगे 5 बजे वहां पे, ठीक है। तो तुम तो पहुंच गए, तुम तो इस कॉन्फिडेंस से गए कि भाई वो संभाल लेगा सब कुछ। तुम पहुंच गए, सामने वाली टीम के सारे गुंडे आ गए। अब जो तुम्हारी गैल का था वो आया ही नहीं, वो तो छोड़ो उसकी गैल का भी कोई नहीं आया, और उन सब ने मिलकर तुम्हें पीट दिया। मतलब कि तुम लड़ाई जीतना तो छोड़ो, तुम्हें पिटवा के चला गया, ठीक है, जिसे तुमने फोन करके बुलाया। तो मतलब यही हो गया कि भाई विरुद्ध में क्या होता है, ऐसा हेतु जो साध्य को सिद्ध ही ना कर सके बल्कि उसके अभाव को ही सिद्ध कर दे, ठीक है, कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि इसका एग्जांपल दे देता हूं, हवा भारी है क्योंकि यह रिक्त है। हवा भारी है क्योंकि ये रिक्त है। हवा भारी है क्योंकि ये रिक्त है। अब एक बात बताओ, कोई भी गधा भी होएगा वो भी बता देगा कि भैया जो चीज रिक्त होती है, जो चीज खाली होती है, वो कभी भारी हो सकती है? खाली चीज कभी भारी होती है? एक खाली कैन भारी होती है, या 20 किलो की खाली कैन भारी है, या 20 किलो की कैन में पानी भर दूं 20 लीटर, ठीक है, तब भारी होएगी? जब खाली थी तब भारी थी, या जब पानी भर गया तब भारी हुई? जब पानी भर गया तब भारी हुई ना। तो मतलब कि खाली कैन तो भारी नहीं होती। तो अब यहां पे क्या है, जो हवा है, हवा तो भाई वो जगह हो गई ना जिसमें तुम देख रहे हो सारी चीजों को, गुण कर्मों को देख रहे हो। तो हवा भारी है, हवा भारी है मतलब कि हवा पक्ष है, भारी जो है साध्य है, ठीक है। उस बाद क्योंकि यह रिक्त है, रिक्त जो है हेतु है। अब हेतु जो है, हेतु दिया जाता है कि भाई हाँ मैंने फेंक दिया अपना बाण, अब जो है सामने वाला हार जाएगा। तुमने हेतु ही ऐसा फेंका, तुमने अपनी बात काट दी। अगर भैया रिक्त है तो भारी कैसे है? तुमने ऐसा हेतु फेंका जिसने तुम्हारी ही बात असिद्ध कर दी, ठीक है। आगे बात को लेकर चलते हैं। तीसरा टाइप होता है सत्प्रतिपक्ष। सत्प्रतिपक्ष क्या होता है, जब एक साध्य के साथ दो हेतु उपस्थित हों, एक साध्य के साथ दो हेतु उपस्थित हों, ठीक है, वह उनमें से एक तो उसकी सत्ता को दिखाता हो कि हाँ भाई वो है, और दूसरा उसकी जो है सत्ता को ही खंडित कर देता हो, उसके अभाव को जो है सुनिश्चित कर देता हो, उसके अभाव को ही सिद्ध कर देता हो कि भाई वो चीज है ही नहीं। एक तो कह रहा है कि है, एक हेतु ऐसा है जो सिद्ध कर रहा है कि वो चीज वहां है, दूसरा हेतु ऐसा है जो कि उसके विरुद्ध है, जो कि कह रहा है कि नहीं है वो वहां पे, ठीक है। तो मतलब कि जब एक साध्य के साथ दो हेतु उपस्थित हों, उनमें से एक जो है साध्य के भाव व दूसरा साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला हो,
उसे कहते हैं सत प्रतिपक्ष। इसका एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे समझ में आ जाए। एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल ये है कि मान लो पहाड़ पे आग जल रही थी, धुआं निकल रहा था, तो तुम पहचान कि भाई हेतु दिख गया तुम्हें कि धुआं है, तो वहां आग लगी है, तुमने कह दी। अब क्या है, मान लो बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश की वजह से धुंध हो रही है। धुंध मतलब कि क्या होता है, हल्का हल्का कोहरा टाइप, ठीक है। बारिश हो रही है, धुंध हो रही है, और तुम्हें लग रहा है कि पहाड़ पे जो है धुआं है, पहाड़ पे जो है धुआं है, आग लग रही है। अब तुम कहोगे तो, तुम सोचोगे तो कि वहां पहाड़ पे आग लग रही है, पर अब तुम इसमें कंफ्यूज रहोगे कि यार पहाड़ पे आग सच में लग भी रही है या नहीं, क्योंकि बारिश में तो, पानी में तो आग नहीं लगेगी, बारिश हो रही है तो आग तो नहीं लगनी चाहिए, पर वहां धुआं भी आ रहा है। अब ये धुआं है या ओस है, तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब कि अब दो चीज है वहां पे, एक तो वहां पे धुआं भी है, दूसरा वहां पे बारिश की वजह से ओस भी है। धुआं है, ओस है। अब जो धुआं है तो आग है, और अगर ओस है तो भाई वहां आग नहीं हो सकती। अब भाई एक तो सिद्ध कर रहा है कि वो है, और एक सिद्ध कर रहा है कि वो नहीं है, ठीक है। तो भाई ये हो गया सत प्रतिपक्ष। उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब भाई चौथा प्रकार क्या है कि असिद्ध। असिद्ध में क्या होता है कि जो साध्य है, साध्य को सिद्ध करने के लिए हम ऐसे हेतु का प्रयोग करते हैं जो कि स्वयं असिद्ध होता है, ठीक है। जो खुद ही अनप्रूव्ड बात है, उसको तुम यूज कर रहे हो किसी चीज को प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देता हूं। इसके एग्जांपल में क्या आएगा कि नदी में आग जल रही है, ठीक है। नदी में आग जल रही है क्योंकि नदी के पास जो है धुंध है। अब तुम एक बात बताओ, नदी में आग जल रही है तो नदी के पास धुंध होगी या धुआं? नदी में आग जल रही है क्योंकि नदी के पास धुंध है। तो यहां तो जो है तुमने जो धुंध है ऐसी चीज यूज करी ना जो खुद ही असिद्ध है, जो खुद ही असिद्ध है, तुम उस चीज को यूज कर रहे हो ये सिद्ध करने के लिए कि वहां आग जल रही है। तो बात तो तुम्हारी जो है खुद ही कट गई, ठीक। इसके बाद क्या है, जो असिद्ध है, असिद्ध के जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं। पहला है आश्रय असिद्ध, दूसरा है स्वरूप असिद्ध, तीसरा है व्यापत्व असिद्ध, ठीक है। पहला आश्रय असिद्ध, दूसरा स्वरूप असिद्ध, तीसरा व्यापत्व असिद्ध, ठीक है। तो आश्रय असिद्ध क्या है? आश्रय असिद्ध होता है कि भाई हेतु का जो पक्ष है वो ही असिद्ध होता है। मतलब कि जो हेतु है, हेतु का पक्ष ही नहीं पाया जाता, हेतु जो है उसका कोई पक्ष ही नहीं होता, वो जो पक्ष है वो ही झूठा है, वो जो पक्ष है वो ही उपस्थित नहीं है, वो ही मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसमें आश्रय असिद्ध में मतलब कि जो आश्रय है, आश्रय मतलब कि जो पक्ष है, आश्रय जो है, जो पक्ष है वो ही असिद्ध है, हेतु का जो पक्ष है वो ही असिद्ध है। जैसे कि आसमान में उगने वाला कमल बहुत सुंदर होता है, तो भाई पहली बात तो कमल आसमान में उगता ही नहीं है, ठीक है। यानी जो पक्ष है वो ही असिद्ध हो गया, तो कमल की तो तुम बात ही छोड़ दो। अगले की बात करते हैं स्वरूप असिद्ध। स्वरूप असिद्ध में क्या होता है, जब हेतु अपने पक्ष पर ना पाया जाए, जब हेतु अपने पक्ष पर ना पाया जाए, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, शब्द गुण है क्योंकि वह आंखों से दिखता है, तो भैया जो गुण हो गया ये साध्य हो गया। शब्द क्या है? पक्ष है। शब्द पक्ष है क्योंकि शब्द के अंदर क्या है? साध्य। शब्द यानी पक्ष पे पाया जाता है ना, साध्य और हेतु। तो भाई शब्द में जो है गुण भी पाया जा रहा है और शब्द में जो है आंखों से दिखना भी पाया जा रहा है। तो भाई जो शब्द है वो हो गया पक्ष, जो गुण है वो हो गया साध्य, और आंखों से दिखना ये हेतु है, ठीक है। तो पहली बात, आंखों से शब्द ही नहीं दिखता, तो गुण की तो तुम बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो स्वरूप असिद्ध, ठीक है, दिखता ही नहीं है भाई, स्वरूप ही नहीं है उसका कोई, ठीक। तो स्वरूप असिद्ध हो गया। इसके बाद अगले की बात करते हैं, व्यापत्व असिद्ध। व्यापत्व असिद्ध में क्या होगा कि भाई जो हेतु और साध्य है, हेतु और साध्य, इसमें क्या होता है, हेतु साध्य में हेतु जो है वो साध्य से व्याप्त नहीं होता, ठीक है। हेतु जो है साध्य से व्याप्त नहीं होता, मतलब कि बिना साध्य वाला हेतु, बिना साध्य वाला हेतु, बिना साध्य का हेतु, ठीक है। व्यापत्व असिद्ध में जो है एग्जाम्पल आ जाएगा कि भाई जब हम गीली लकड़ी जलाते हैं, जब हम गीली लकड़ी जलाते हैं तो धुआं आता है, जब हम गीली लकड़ी जलाते हैं तो धुआं आता है। तो जो धुआं है, जो धुआं है वो किस पर आश्रित है, किसकी वजह से आ रहा है? गीली लकड़ी की वजह से, ठीक है। तो जो धुआं है वो किसकी अपेक्षा करता है अपनी सत्ता के लिए? गीली लकड़ी पर, ठीक है। जो धुआं है वो किस पर अपेक्षा रखता है सत्ता में आने के लिए? गीली लकड़ी। जो सूखी लकड़ी है उनमें जो है अग्नि प्रधान होती है, मतलब कि आग ज्यादा होती है, धुआं कम होता है, ठीक है। तो जो अग्नि है, जो अग्नि है, अग्नि जो है किस पे आश्रित नहीं है अपनी सत्ता के लिए? गीली लकड़ी पर आश्रित नहीं है, उसे सूखी लकड़ी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, व्यापत्व
असिद्ध में जो है आपका हेतु जो है साध्य से व्याप्त नहीं होता, हेतु साध्य से व्याप्त नहीं होता, मतलब कि जो गीली लकड़ी है वो जलने पे धुआं देती है, ठीक है, गीली लकड़ी जो है वो जलने पे धुआं देती है, ठीक है, तो जो धुआं है वो जो है अपनी सत्ता के लिए जो है आश्रित है उन गीली लकड़ियों पर, ठीक है। इसके बाद भाई जो है आखिरी आ जाता है बाधित, ठीक है। बाधित क्या होता है? जब प्रत्यक्ष ज्ञान करने पर किसी हेतु का साध्य असिद्ध हो जाए, जब प्रत्यक्ष ज्ञान करने पर किसी हेतु का साध्य असिद्ध हो जाए या झूठा ठहर जाए तो उसे कहते हैं बाधित, ठीक है। जब प्रत्यक्ष ज्ञान करने पर, जब किसी का साक्षात्कार करने पर किसी हेतु का साध्य असिद्ध हो जाए, झूठा ठहर जाए, तो उसे क्या कहते हैं? बाधित कहते हैं। जैसे कि गिलोय मधुर है क्योंकि यह दूध जैसा द्रव्य है, तो दूध जैसा द्रव्य क्या हो गया? साध्य। गिलोय क्या है? पक्ष, क्योंकि वो दूध जैसा द्रव्य किसके अंदर पाया जाता है? गिलोय के अंदर, ठीक है। तो गिलोय है पक्ष, वो दूध जैसा द्रव्य क्या है? साध्य, और मधुरता क्या है? हेतु, ठीक है। तो भाई जब हमने प्रत्यक्ष ज्ञान किया, जब हमने उस द्रव्य को पिया, तो जो साध्य था, जो साध्य था वो असिद्ध ठहर गया, क्योंकि उस साध्य को जो है, पहली बात तो वो जो साध्य था वो क्षीर जैसा था ही नहीं, वो दूध जैसा था ही नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान करने पर। और दूसरी चीज, जो गिलोय होती है वो जो है आपका मधुर नहीं होती, वो तिक्त होती है, कड़वी होती है, मीठी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका साध्य ही असिद्ध हो गया, तो इसे बाधित कहते हैं, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, इसमें हमने हेतु के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो है हेत्वाभास अकॉर्डिंग टू चरक है वो 3 टाइप के होते हैं, वो जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ जो है आपको समझ में आया होगा, और अगला पार्ट जल्दी लाऊंगा तो उसमें करेंगे आगे की चर्चा, ठीक है, तर्क की। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम।